नमस्कार मित्रों, मुफ्त के उपचार चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ जिसके उपाय के करने से कम 108 बीमारियाँ आपको कभी नहीं होंगी। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये एक नियम है और ये नियम आयुर्वेद का है। जो भी वैद्य लोग हुआ करते हैं वो इस नियम को बताते हैं। डॉक्टर लोग के उसमें कंसेप्ट में कुछ बताते हैं, कुछ नहीं बताते हैं। कुछ ईमानदार होते जो सच में लोगों को स्वस्थ करना चाहते हैं वो बता देते हैं, और जो व्यक्ति अपना धंधा चमकाना चाहेंगे तो वो नहीं बताते हैं। लेकिन ये प्रत्येक डॉक्टर को पता होता है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो डॉक्टर को पता होने के पश्चात भी वह आपको इस चीज़ का उपाय, ये बातें तुम्हें छोटी छोटी नहीं बताएगा। और यदि ये बातें बता देगा तो उसका फिर धंधा कम, क्योंकि उसके दृष्टि में आप मरीज नहीं हो, उसकी दृष्टि में आप एक उसके कस्टमर हो। और कस्टमर को कोई भी ये नहीं चाहेगा कि आज आए और कल चला जाए। लेकिन जिस व्यक्ति को आपके पैसे से लोभ नहीं है, बहुत से ऐसे, ऐसा नहीं है कि पैसे से लोभ नहीं है, ऐसे बहुत से ऐसे संस्थान चल रहे हैं। वृंदावन में 2-3 चल रहे हैं। एक तो रामकृष्ण मिशन है, फ्री में चलता है। एक है कृपालू जी महाराज, वहाँ पर ऐसी दवाइयाँ जो एक टेबलेट की कीमत 20-20 रुपए है और वो 10-10 टेबलेट दे देते हैं फ्री में, बिल्कुल फ्री में दे देते हैं। तो वो चलते हैं ये फ्री में, ऐसे होते। तो ऐसे लोग जो होते हैं ये इन बातों को बताते, चूँकि उन्हें उनका लक्ष्य पैसा कमाना नहीं है, उनका लक्ष्य है लोगों की सेवा करना, अर्थात लोग सुखी हों तो हमें आशीर्वाद मिले। उनका लक्ष्य सिर्फ ये होता है। तो आज मैं इसी विषय को लेकर के एक मैं ऐसा उपाय बताने जा रहा हूँ कि एक नियम ऐसा बताने जा रहा हूँ, कम से कम नहीं तो इससे 108 बीमारियाँ आपको नहीं होगी। और ये आपको मैं तब बताने जा रहा हूँ जब मैंने कम से कम नहीं तो ये मैंने 20 लोगों पर, 20 नहीं, गलत हो गया, ये मैंने हज़ारों पर ट्राई किया है। पहले स्वयं अनुभव किया, फिर हज़ारों पर ट्राई किया, और जब परफेक्ट आया तब मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। पहले शुरुआत में क्या था कि यूट्यूब चैनल तो, हालांकि यूट्यूब तो बहुत पहले बन गया था, शायद 2005 में बना है ये यूट्यूब, बन चुका है। लेकिन इसका इतना विस्तार नहीं था, प्रचार नहीं था, तो मेरे पास भी कोई जानकारी नहीं थी। तो मैंने इसके पहले इस ज्ञान को सीख करके मेरे मन में बेचैनी ये रहती थी कि मैंने जो ज्ञान सीखा लोगों को लाभ कैसे हो। तो भागवत मैं करता हूँ, तो उसी के चलते हुए कार्यक्रम में मैंने इन बातों को लिया। जैसे जो व्यक्ति, जैसे राजस्थान क्षेत्र है तो वहाँ पर यदि इन बातों को बताओ तो बड़े ध्यान से सुनते हैं। और लेकिन दूसरी आश्चर्य की बात यह है कि राजस्थान में वहाँ विश्वास भी करते हैं कि अरे साहब पंडित जी ने बताया। पंडित जी का मतलब क्या है कि जो उन्होंने कहा वो बिल्कुल ब्रह्म वाक्य है। तो एक तो अनपढ़ आदमी डॉक्टर की बात को और एक पंडित की बात को या साधु महात्मा की बात को ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम, उन्हें ये बैठा होता कि हम पढ़े नहीं हैं, लेकिन ये पढ़े हैं और ये जो कह रहे हैं वो सच में सत्य है। और यदि अनपढ़ आदमी सच कह रहा हो, उसकी बात को दबाना चाहो, तुम अगर तुम 2 बार कह दो तो मान जाएगा कि भाई हम अनपढ़ हैं। हो सकता है इनका नियम सही हो, जबकि नियम उन्हीं का सही होता है। तो इसलिए उनमें विश्वास ज़्यादा होता है पढ़े लिखे पर, पंडित लोगों पर और साधुओं पर। इन पर इसलिए विश्वास करते क्योंकि ये लोग अध्ययन में रत रहते हैं, तो ये पढ़ते हैं। तो उसी के चलते मैंने राजस्थान क्षेत्र में जब नियम बताए तो वहाँ पर तो स्थिति ये थी कि मरता क्या ना करता। तो जब लोग बहुत परेशान थे तो उसमें लोगों ने मानने के बाद, चूँकि आप जानते हैं भागवत होती है 7 दिनों की, और 7 दिनों की भागवत में अगर जो
5वें दिन भी कोई यदि बात मान गया तो चलते चलते तुम्हें उसका रिजल्ट मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि इसका रिजल्ट मात्र 24 घंटे, बहुत सी बीमारियों का रिजल्ट केवल 24 घंटे के अंदर होता है। इसके बारे में भी बताऊंगा कौन सी बीमारियां 24 घंटे में ठीक होगी, कौन सी बीमारियों को एक सप्ताह लग सकता है, कौन सी बीमारियों को क्या कैसा होगा, इन विषयों को मैं बताऊंगा। तो अब मैं बताना चाहूँगा नियम ये है कि अगर जो हम भोजन करके 1.5 घंटे बाद पानी पिएं तो इससे बढ़िया कोई नियम मुझे नहीं लगा। ये इतना परफेक्ट नियम है कि इस नियम से बहुत सारी समस्याएं अपने आप, मतलब बिना किसी इलाज के बहुत सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। अब मैं बताना चाहूँगा कि बीमारियों को बताऊँगा, लेकिन उसके पहले कुछ और बता दें। तो भोजन को जब हम करते हैं तो पानी पी लेते हैं, तो इसमें क्या है, भोजन की प्रायः 2 गतियाँ होती हैं, या तो वो डाइजेस्ट होगा या उसका फर्मेंटेशन होगा या डाइजेशन होगा, 2 ही होगा, या उसका पाचन होगा या वो भोजन सड़ेगा। अब यदि पाचन होगा तो क्या होगा इसके बारे में भी बताऊंगा। पाचन नहीं होगा तो क्या होगा, तो पहले लेते हैं कि पाचन यदि नहीं हुआ तो क्या होगा। तो चूंकि हम जानते हैं कि हमारे पेट में जठराग्नि होती है, अग्नि होती है हमारे पेट में, जठराग्नि होती है, तो वो जो जठराग्नि होती है, आज के मॉडर्न साइंस में यदि कह दें तो हमारे पेट में डाइजेशन के लिए एक अम्ल होता है जिसको कहते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हो गई मॉडर्न भाषा की बात। और पौराणिक भाषा की बात करें तो वो जठराग्नि कहते हैं। तो अब इनमें दोनों में एक ही बात लागू होती है। यदि HCl है, कोई भी आप तेजाब ले लो, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये तेजाब है और बहुत घातक होता है। आप अम्ल लेकर के एक प्रैक्टिकल कोई भी कर सकता है। यदि वो अम्ल ले करके उसमें पानी मिलाना शुरू कर देगा तो उसका pH लेवल घटता चला जाएगा, घटता चला जाएगा, घटता 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 वह न्यूट्रल हो जाएगा। तो ये कब होगा, पानी की मात्रा मिल जाने से। अब ये रही बात मॉडर्न साइंस की। तो HCl जो है, तो जो हमारे भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए जो है वो हमारा काम करेगा भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए, तो वो धीरे धीरे न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल हो गया तो फिर भोजन पचता नहीं है। अब कर ले पौराणिक भाषा की बात। पौराणिक भाषा में कहा गया है कि हमारे पेट में जठराग्नि होती है। तो ज्योतिष शास्त्र में जब हम ब्याह मिलाते हैं तो किसी का तत्व जल होता है, किसी का अग्नि तत्व होता है, किसी का वायु तत्व होता है। तो हम इसमें जब तत्व मिलाते तो एक ये देखते हैं कि एक दूसरे का विरोधी नहीं होना चाहिए। जैसे जल और अग्नि एक दूसरे के घोर विरोधी होते हैं, ऐसे में ब्याह नहीं मिला सकते हैं। अन्यथा जल तत्व वाला व्यक्ति अग्नि तत्व वाले व्यक्ति के ऊपर हावी होकर के उसे बहुत परेशान करके उसे नष्ट भी कर सकता है। इसलिए हम ऐसा ध्यान रखते हैं, तो इन चीज़ों का भी ध्यान होता है। तो कहने का मतलब पानी जो होता है वो अग्नि को बुझा देता है, और अग्नि यदि बुझ गई, फिर वही बात आ गई वही HCl जैसी, अग्नि यदि बुझ गई तो फिर भोजन डाइजेस्ट नहीं होगा। भोजन डाइजेस्ट नहीं होगा तो क्या होगा, फिर वो सड़ेगा। अब सड़ेगा तब क्या होगा इसके बारे में बताना चाहूँगा। यदि भोजन तुम्हारा सड़ गया तो सबसे पहले तो वो गैस बनाएगा। गैस से जो सालों से परेशान हैं तो वो ध्यान रखें, वो गैस बनाएगा, और गैस यदि बन गई तो फिर वो कहीं भी दर्द करेगी, क्योंकि गैस को कभी आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और गैस कंट्रोल यदि नहीं हो रही है तो कहीं भी जाएगी। तो कभी कभी क्या होता है कि वो गैस कमर के नीचे उतर आती है। कुछ नहीं है, खूब मेहनत कर रहे, सारी बातें सब कुछ अच्छा है, लेकिन कमर में दर्द अकारण ही हो रहा है। तो क्यों होता है, क्योंकि डाइजेशन आपका ठीक नहीं है, गैस बन रही है, वो गैस आपको तकलीफ़ दे रही है। सीधा सा मतलब ये होता है। तो एक तो गैस बनाएगा, दूसरा बनाएगा ट्राइग्लिसराइड,
ट्राइग्लिसराइड एक जहर होता है हमारे शरीर में। ये जब आवश्यकता से अधिक हो जाता है तो ये जब ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये चारपाई पर लिटा देता है और उठने नहीं देता है। अब एक और होता है यूरिक एसिड, जो हर एक जोड़ में ये जो जहर होते हैं तो ये जा कर के कहीं ना कहीं बैठ जाते हैं। तो ये जैसे यूरिक एसिड बढ़ गया तो ये हमारे प्रत्येक जोड़ में बैठ जाएगा। तो जब कभी कभी तो पैरों में बैठ जाता तो उसको कहते हैं बात हो गया, बात। तो ये जो बात हो जाती है तो वो यूरिक एसिड बैठ जाता है। कभी कभी क्या होता है कि प्रत्येक जोड़ में बैठ जाता है। हालांकि जोड़ दर्द का कारण यूरिक एसिड ही नहीं होता है, ये ना भी हो तो एक और कारण होता है, उसका विषय अलग है, जिसमें हड्डियां घिसने लग जाती हैं, लुब्रिकेशन की समस्या से होता है, वो विषय अलग है। तो जब यूरिक एसिड जोड़ जोड़ पे बैठ जाता है तो उसको ख़त्म करना पड़ता है। तो वो जो अगर जो हम यूरिक एसिड को ख़त्म कर रहे हैं लेकिन हम भोजन को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, तो जितना हम ख़त्म कर रहे हैं वो बन रहा दोबारा से, तो वो दिक्कत देता है। डॉक्टर क्या करते हैं, पेन किलर देते रहते हैं जिससे कि उनकी समस्या बढ़ती रहती है, लेकिन यूरिक एसिड को कम करने का उनके पास कोई उपाय नहीं होता। तो बस कहते हैं भैया खाते रहो, अपना पैसा बनाते रहते, दवा देते रहते, ठीक है। लेकिन आयुर्वेद में इसका पूर्ण इलाज है और ऐसा मैंने करके देखा है और बिल्कुल पूर्ण। इसका इलाज भी बताता चलूँ। इसका इलाज है आयुर्वेद में, एक पत्ती लेनी है आपको हार श्रृंगार की, और वो हार श्रृंगार की पत्ती को 1 कप गौमूत्र में उबालेंगे तो वो आपको मतलब यूरिक एसिड को बहुत जल्दी डिजोल्व कर देगा, ख़त्म कर देगा और निकाल देगा। नहीं आप उसमें उबाल सकते हो तो 7 पत्तियां लेकर के पानी में उबालो। पानी में 7 उबालनी है और गौमूत्र में 1 उबालनी है। इसका कारण ये है कि जब कोई गौमूत्र में दवाई ये पत्तियां वगैरह उबालते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी बढ़ जाती है। तो उसकी प्रॉपर्टी बढ़ जाने से कम नहीं तो 10 गुनी बढ़ जाती है। तो 10 गुनी यदि बढ़ गई तो एक पत्ती की 10 गुनी पत्ती हो जाए का उसमें प्रभाव हो जाएगा। तो इसलिए पानी में है वो बढ़ती नहीं, तो इसलिए आपको 7 लेनी पड़ेगी और उसमें 1 पत्ती गौमूत्र में उबाल के पी लेंगे और लगातार पिएंगे, क्योंकि ये समस्या बीमारी का एक नियम, जो जितनी देर में आएगी वो उतनी देर में जाएगी। ये बहुत धीरे धीरे बीमारी आती तो धीरे धीरे जाएगी। चलो छोड़ो। तो इस प्रकार से हम इलाज कर सकते हैं। अब इसके बाद आगे आते हैं हम कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल 3 प्रकार का होता है, सभी जानते हैं, ये मेडिकल साइंस की भाषा है। एक होता है HDL, LDL, VLDL। HDL माने हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, LDL माने लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और VLDL माने वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। तो जब जिस समय हमारा भोजन सड़ेगा तो उस समय हमारा कोलेस्ट्रॉल भी बनेगा, लेकिन बैड कोलेस्ट्रॉल बनेगा। इसमें गुड कौन सा होता है, HDL होता है, वो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। LDL और VLDL बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो इसमें बैड कोलेस्ट्रॉल LDL और VLDL ये तेज़ी से बढ़ने लग जाएगा, जो कि ये हमारे आर्टरीज में, जो हार्ट की आर्टरी होती है उसमें ब्लॉकेज करता है। आजकल इतना ज्ञान यूट्यूब के माध्यम से इतना विस्तृत हो चुका है कि लोगों को ज़्यादा बताने की कोई आवश्यकता नहीं, सब आजकल सीखे हैं। तो जो इसलिए ज़्यादा विस्तार करने की आवश्यकता नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है। तो ये जो हार्ट की आर्टरी होती है उसमें जो ब्लॉक करता है तो कोलेस्ट्रॉल होता है। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है तो ये बैड वाला कोलेस्ट्रॉल बनने लग जाता है। अगर जो HDL बनेगा तो ये ब्लॉकेज को ख़त्म करेगा, LDL या VLDL बनेगा तो ब्लॉकेज बढ़ाएगा। तो इस प्रकार से ये हमारे शरीर में समस्याएं लाता है। अब इसके बाद क्या है कि पेट भी खराब रहेगा। पेट खराब रहेगा क्या है, चूँकि भोजन सड़ रहा है, पच नहीं रहा है, तो सड़े हुए भोजन से क्या होगा कि हमारे सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन, कब्जियत, बवासीर, भगंदर, ये सारी समस्याएं आएंगी, क्योंकि सड़ा हुआ भोजन कुछ भी नुकसान कर सकता है और सड़ी हुई चीज़ से नुकसान ही नुकसान होता है। और इससे क्या होता है कि अपान वायु भी कमज़ोर हो जाती है। अपान वायु जब कमज़ोर होगी तो उसकी पहचान क्या है, मैं इसके बता दूं। जिस समय
मल त्याग करने जाएंगे तो उसमें समय ज़्यादा लगेगा, बड़ा जोर लगाना पड़ेगा। लेकिन जिसकी अपान वायु तेज होती है तो उसको बहुत जल्दी उसका पेट साफ हो जाएगा। तो जिसका पेट साफ जल्दी हो जाएगा तो वो व्यक्ति आसानी से बाहर आकर के और अपने मन को फ्रेश कर लेगा। क्योंकि एक नियम ये भी होता है, जब हमारा पेट ढंग से साफ नहीं होता है तो हमारा मन नहीं प्रसन्न हो पाता, और यदि मन प्रसन्न नहीं हुआ तो हमारे लिए समस्याएं ही समस्याएं। तो मन को प्रसन्न रखना भी एक इसके लिए, मन यदि प्रसन्न ज़्यादा दिन नहीं रहा तो डिप्रेशन की समस्या बन जाए, वो भी हमारे डाइजेशन से जुड़ी है। तो इस प्रकार से जब भोजन सड़ जाता है तो 90% बीमारियां हमारी सिर्फ पेट से हैं। चाहे वो डायबिटीज़ ले लो, हार्ट अटैक ले लो, और जो भी हड्डी कमज़ोर ले लो, शरीर में कोई धातुओं की कमी है, सब कुछ इससे होता है। क्योंकि भोजन जिस समय सड़ेगा तो उस समय हमें कुछ भी नहीं मिल पाएगा, जो हमें प्रोटीन कैल्शियम जो भी चाहिए सो कुछ मिल ही नहीं पाएगा। और अगर जो भोजन पच जाएगा तो क्या होगा, अब इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। अगर जो पचेगा तो सबसे पहले उसमें से रक्त, मांस, मज्जा, मेद जो भी है वो सब हमें मिलनी शुरू हो जाएगी। अब इसमें एक बात और बता दूं, यदि भोजन सड़ेगा तो वो कितना भी व्यक्ति भोजन कर ले वो कमज़ोर ही रहेगा। तो एक बात और जोड़ दूं, जो व्यक्ति कहें, हमारे कमेंट आए हैं यूट्यूब में, बहुत आए कमेंट कि मोटे होने का क्या उपाय है। तो मोटे होने का उपाय मैं बता रहा हूं कि जो व्यक्ति कमज़ोर हैं शरीर से और थक जाते हैं या बहुत, तो वो यदि ये नियम का पालन कर लेंगे तो वे मोटे हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे मोटे? क्योंकि उनके शरीर में जो नहीं मिल रहा था वो मिलना प्रारंभ हो जाएगा। प्रारंभ हो गया तो शरीर मजबूत होने लग जाएगा। तो सबसे पहले तो ये चीज़ें उसको मिलनी शुरू हो जाएंगी हमारे भोजन की। फिर अगर जो पच जाएगा तो उसकी 7 गतियाँ होती हैं, रक्त, मांस, मज्जा, मेद, मल, मूत्र, और ये सारी चीज़ें बनती हैं। तो ये जो बनती हैं तो जो चीज़ रखने की होती है वो शरीर धारण कर लेता है, वो जहाँ पर जो चीज़ चाहिए वो वहाँ पहुँचा देता है। अब जो चीज़ नहीं रखने की होती वो बाहर निकाल देता है, जैसे मल नहीं चाहिए निकाल दिया, मूत्र नहीं चाहिए निकाल दिया। तो जो रखने की चीज़ें वो रख लेता है, जो निकालने की चीज़ें वो निकाल देता है। तो ये होता है। अब इसमें क्या होता है कि अगर जो किसी भी व्यक्ति ने ये नियम का पालन किया तो उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर गैस की समस्या में लाभ होगा। गैस 24 घंटे के अंदर बननी बंद हो जाएगी। बस एक चीज़ और ध्यान रखें, भोजन भी करें तो मोटा करें, हरी सब्जी यदि खाएं तो ज़्यादा खाएं। अगर जो किसी का पेट साफ नहीं हो रहा तो मैं चलते चलते बहुत आसानी से मैं उपाय बता दूं, कटहल की सब्जी बनवाओ खूब बढ़िया। और कटहल की सब्जी अगर जो तुम 4 रोटी खाते हो तो क्या करो कि अच्छी सब्जी बनवाओ और 1 रोटी रख लो, बाकी पूरे भर पेट कटहल खा लो। 2 दिन खा लो तो आपको 2 दिन में क्या बताऊं, कुछ कह नहीं सकता हूँ। 2 दिन के बाद आप ये भी सोचेंगे कि हमें इतने जल्दी, मतलब उस व्यक्ति का पेट मात्र 2 मिनट में साफ हो जाएगा और बिल्कुल प्रसन्न होके आएगा कि यार देखो क्या बढ़िया है। तो ये आप करके देख सकते हैं। तो कहने का मतलब है गैस की बीमारी तभी जाएगी जब आप मैदा खाना बंद कर देंगे। मैदा, बिस्किट और ब्रेड, मैदा में क्या क्या आता है, बिस्किट, ब्रेड और ये पाव आते हैं, और जाने क्या क्या आते, जो भी मैदा के मतलब वे हैं व्यंजन, वो बिल्कुल ना खाएं। और खाएं, रोटी खाएं और हरी सब्जी ज़्यादा खाएं। और इस प्रकार से तो उसको क्या है कि 24 घंटे के अंदर तो गैस बननी बंद हो जाएगी। लेकिन जो इधर उधर दर्द मार रहे, कभी छाती में दर्द मारती है, कभी कमर में, और लेकिन एक बात भूल गया था, जब वही गैस सर में चढ़ जाती तो सर में भयंकर दर्द करती है। तो ये जो गैस सारी जब बननी बंद हो जाएगी तो ये अपने आप धीरे से अपने आप सब बाहर हो जाएगी। इसको लगेंगे लगभग 72 घंटे, टोटल 72 घंटे के अंदर वो 24 दूना 48 दूना 84 कितने 96 होते हैं। तो मतलब ये 3 दिन उसको लगेंगे।
तो कहने का मतलब है 24 23 72 होता है, 3 दिन लगेंगे पूरे। इतने में क्या है कि ये सारे शरीर की गैस जितनी है सब निकल जाएगी, आपको बड़ा रिलैक्स होगा। अब इसके बाद क्या है कि इससे जब चूँकि आपका पेट साफ़ हो जाएगा, उसी दिन आपको जिस दिन शाम को नियम किया सुबह आपको पता लग जाएगा, आपका पेट अच्छा साफ़ होगा तो आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। मन प्रसन्न यदि हो गया तो फिर आपको फिर बहुत सारी समस्याएं, मानसिक बीमारियों की समस्याएं ख़त्म होने लग जाएंगी। इसके बाद कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लग जाएगा, HDL गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, बैड कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, तो आपका HDL बढ़ना शुरू हो जाएगा। अब इसके बाद बता दें कि ये बहुत सारी समस्याओं से मात्र एक नियम से आप ये छुटकारा पाओ। ये सारे नियम जो भी मैं बोल रहा हूँ ये सबके सब प्रैक्टिकली अनुभव किए हैं, और जिस व्यक्ति को विश्वास ना वो बड़े आराम से कर सकता है। अब मैं समय बता दूँ, आखिर पानी कितनी देर नहीं पीना, पीना ही नहीं है ऐसा नहीं है, कितनी देर नहीं पीना है। तो इसके लिए थोड़ा सा वो है, इसके लिए ये है कि जो व्यक्ति गर्म इलाके के हैं, गर्म इलाके का मतलब है जहाँ का टेम्परेचर सामान्यतः साल में 8 महीने सामान्यतः जहाँ पर टेम्परेचर कम से कम 20 रहता हो और इसके अधिक 40-41 डिग्री तक जाता हो, तो ये गर्म इलाके होते हैं, जिसमें राजस्थान है, महाराष्ट्र है, बम्बई है। बम्बई में तो टेम्परेचर एक सम रहता है, तो गर्म इलाका है। बाकी दक्षिण भारत है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ये बिहार, बंगाल, ये जितने भी हैं ये सारे गर्म इलाके हैं, यहाँ पर गर्मी अधिक है। तो इन क्षेत्रों में यदि मजदूर वर्ग है तो वो कम से कम 1 घंटे का नियम रखा है, 1 घंटे पहले पानी ना पिए। और जो सामान्यतः जैसे कंप्यूटर ऑफिस में कंप्यूटर चला रहे, दुकान चला रहे या बैठे बैठे का काम है, ज़्यादा मेहनत का काम नहीं करते, उन्हें कन्फर्म पक्का 1.5 घंटे बाद ही पानी पीना पड़ेगा। इसके पहले पानी पीते हैं तो उन्हें दिक्कत होगी। अब इसके बाद बता दूं, जो ठंडे इलाके हैं इससे 20 से कम हो जाता है जहाँ टेम्परेचर, जैसे कि चंबा, ये उत्तराखंड है, उत्तराखंड के बाद मान लो ये हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर का क्षेत्र, इसमें एक आध जैसे पठानकोट जैसा ज़िला भी आ जाता है क्योंकि ये भी ठंडे में आ जाता है। तो इन क्षेत्रों में अगर जो मजदूर व्यक्ति है तो कम से कम 1.5 घंटे का समय तो ले ही ले, कम से कम, नहीं तो 1:45 हो जाए। और जो मजदूर वर्ग नहीं है तो 2 घंटे का समय पूरा ले। लेकिन अब ये मैंने टाइम बता दिया इतने टाइम में, लेकिन अब जब मैं इन बातों को जब मैंने वहाँ कहा कार्यक्रमों में, तब वहाँ पर एक शिकायत आई, नहीं गुरुजी, क्योंकि राजस्थान क्षेत्र में गुरुजी, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में गुरुजी बोलते हैं ज़्यादातर, नहीं गुरुजी वहाँ पर अगर जो हमें बगैर कुछ पानी पिए, हमें बगैर कुछ पिए हमें भोजन चलता ही नहीं है, हम खा ही नहीं पाते। तो उनके लिए एक उपाय बता दूं, सबसे अच्छा ये होता है कि उस पानी में जितना पानी, मान लो 1 लोटा पीना है तो 1 लोटा पानी में तुम्हें क्या करना है, 1 नींबू निचोड़ लेना है। नींबू निचोड़ करके फिर उस पानी को पीना है। नींबू निचोड़ने का मतलब क्या है, देखो पानी का pH लेवल होता है 0, मतलब 7। न्यूट्रल जो होता है 7 इधर होते 7 इधर होते हैं, तो जो न्यूट्रल होता है वो 7 होता है। तो पानी का pH लेवल ज़्यादातर न्यूट्रल होता है, और न्यूट्रल को यदि इधर उधर सरका दिया जाए तो वो पानी की अपनी प्रॉपर्टी छोड़ करके फिर वो, इसीलिए कहते हैं, एक बात आपने सुनी होगी कि पानी को जिसमें मिला दो वो उसी का रूप धारण कर लेता है। इसका कारण क्या है, चूँकि वो न्यूट्रल होता है। बाकी सभी वस्तुएं या एल्कलाइन होती है या एसिडिक होती हैं। यदि न्यूट्रल से माइनस की तरफ जाएगा 6, 4, 5, 4, 3, 2, 1, तो ये एसिडिक होता है। और 7 से आगे बढ़ेगा, जैसे 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो ये होता है एल्कलाइन। तो ज़्यादातर इन चीज़ों में क्या है कि चीज़ें या तो एसिडिक हैं या एल्कलाइन है। तो आपने नींबू मिला लिया तो नींबू एसिडिक होता है, तो उसने क्या है न्यूट्रल से उस pH को
थोड़ा कम कर दिया। जब वो कम कर दिया तो वो पानी की अपनी प्रॉपर्टी छोड़ दी उसने। अब वो आ गया उसमें नींबू के रस में वो कन्वर्ट हो गया। तो उस समय नींबू का रस ले सकते हैं, लेकिन कब? ये नींबू का रस लेना है हमें सुबह दोपहर के भोजन में। अब नींबू के रस की जगह थोड़ा सा आपको वो भी हो सकता है, तो नींबू के रस में आप छाछ, जैसे कि आप खाना खाने जाएं, अगर वहाँ पर रायता दिया गया है तो यदि आपको रायता दिया जाता है तो क्या करें, रायता को पानी में मिला लो, और वो रायता को जब पानी में मिला लोगे तो पूरे का पूरा पानी और रायता सब पानी की प्रॉपर्टी आपको अनुभव भी होगा पीते समय, कि पीने पर भी आपको लग रहा है कि मैंने पानी नहीं पिया है, क्योंकि वो रायता है, पानी नहीं पिया, इस चीज़ का मैंने खुद अनुभव किया। तो आप इस प्रकार से उसको कर सकते हैं। तो जब इस प्रकार से आप करेंगे तब उसमें क्या होगा कि वो पानी की प्रॉपर्टी को छोड़ करके फिर वो रायते की प्रॉपर्टी को ले लेगा। वो रायता जो होगा वो आपका मतलब ना तो जठराग्नि को कमज़ोर करेगा, मॉडर्न साइंस में कह दिया जाए तो वो हमारे HCl को भी न्यूट्रल नहीं करेगा। नहीं तो आप कहें कि पानी से क्या है, तो पानी की ही यदि बात करिए तो कभी कभी क्या दाल में तो हमेशा पानी होता, वो नहीं उसको ख़त्म करता, लेकिन सब्जी में भी बहुत सारा पानी होता, वो नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो पानी नहीं है, वो सब्जी है, क्योंकि सब्जी में पानी पड़ते ही उस पानी ने सब्जी का रूप ले लिया। इसी प्रकार से उसका रूपांतरण आप करा सकते हैं। अब शाम है, शाम को क्या करना है कि शाम को यदि ना हो तो उससे कह दो कि 1 लोटा माने 700 ग्राम भी पानी हो तुम्हारा, उससे कह दो 50 ग्राम यदि दूध हो तो वो हमें दे दो। यदि वो 50 ग्राम दूध ना दे पावे तो खीरा 1 मिल जाए, तो खीरा को लेकर के उसको काट के उसी में डाल दो, तो वो खीरा का जो रस उसमें जाएगा तो पूरे का पूरा पानी जूस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको वो पीने योग्य हो जाएगा। ऐसा ये भी मैंने प्रैक्टिकल करके देखा है और इसका पूर्ण लाभ मिला है, मैंने लिया है, हजारों को लिवाया है। तो इस प्रकार से हम उसमें बड़े आसानी से, ये उनके लिए उपाय है और ये लगातार भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये है कि थोड़ी प्रॉपर्टी ज़्यादा रखें। छाछ मिलाएं तो 1 लीटर में कम से कम 250 ग्राम मिलाएं, और यदि रस मिलाएं तो कम से कम 100-150 ग्राम खीरा को काट के डालें, और नींबू मिलाएं तो 1 नींबू कम से कम मिला लें। इस प्रकार से करें तो ये क्या है, अब चूँकि ठंडे में इलाके में मैंने बताया था कि ठंडे इलाके में समय ज़्यादा लगता है। मैंने बताया था कि कम से कम 2.5 घंटा उनके लिए होना चाहिए जो बैठे रहते हैं। तो जो बैठे रहते 2.5 घंटे क्यों? क्योंकि ठंडे इलाके में क्या होता है कि वहाँ पर कफ थोड़ा अधिक मात्रा में होगा, और जहाँ पर ये ध्यान रखना, जहाँ पर कफ अधिक होगा तो जठराग्नि को कमज़ोर रखेगा। जिस व्यक्ति का कफ बड़ा होता है तो उसकी जठराग्नि कमज़ोर होती है, ये नियम होता है। तो चूँकि वहाँ पर कफ थोड़ा बड़ा हुआ होता है तो जठराग्नि कमज़ोर होती है, तो धीरे धीरे उसको पाचन कर पाती। धीरे धीरे जो पाचन होगा तो टाइम ज़्यादा लेगी, तो वही मैंने 2 से 2.5 घंटे बताया। अब इस प्रकार से आप मतलब नियम बना करके आप अपना ये सिस्टम बैठा सकते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम एक नियम को यदि पालन करेंगे तो बहुत आसानी से हम 108 ऐसी बीमारियां जिनका कोई इलाज नहीं है वो बिना इलाज के आसानी से, लेकिन ध्यान ये रखें कभी भी एक जहर होता है। खाने की बात करें, रसोई में तो 7 जहर होते, खाने में बताना चाहूँगा एक सबसे बड़ा जहर होता है मैदा। ये कभी ना खाएं, जैसे कि मैगी खाने वाले, नूडल खाने वाले, ये जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा घातक होता है। तो इसलिए मैदा ना खाएं, आटा मोटा इस्तेमाल करें और एक इस नियम का पालन करें। गारंटी से 24 घंटे के अंदर आपकी गैस ख़त्म हो जाएगी, और यदि बवासीर है तो इसको कम से कम 15 दिन लगेंगे, और यदि तुम्हारी कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन में 3 दिन में। और अगर जो कटहल का उपाय बताया तो कटहल के उपाय से आपका कॉन्स्टिपेशन मात्र 2 दिन में ठीक हो जाएगा। इस चीज़ का आप अंदाज़ा लगा लेना। तो ये जो होता है, तो इस प्रकार से आप एक नियम से बहुत सारी बीमारियों को आप ठीक कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को विराम देते हुए नमस्कार।